Hello everyone, this is Pankaj Gupta and welcome you all to my channel Uplift Physics. In this video, we are going to discuss our next 5 questions of mechanics series from question number 31 to question number 35. So let's start. क्वेश्चन नंबर 31 ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स एनएलएम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि a slightly loosely fit window is balanced by the two strings which are connected to weights W by 2 each. The strings pass over the frictionless pulleys as shown in the figure. The strings are tied almost at the corner of the window. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये विंडो है, ठीक है, इसका वेट W है और इधर दोनों तरफ हमने स्ट्रिंग्स के हेल्प से W/2 वेट हैंग करके इसको बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो आप साइड में दो देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल बार्स, ये सपोर्ट है जिसके बीच में ये लूजली फिट है, मतलब बहुत इजीली ये क्लियरेंस में चल सकता है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि द स्ट्रिंग्स ऑन द राइट इज कट देन द विंडो एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि जो राइट साइड वाली स्ट्रिंग है ना, इसको हम कट करते हैं, तो इसको कट करने पे ये विंडो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द विंडो एंड द साइड सपोर्ट इज म्यू। ये देखिए दो साइड सपोर्ट्स हैं और बीच में विंडो है और इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है कि ये म्यू है। तो कह रहा है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द विंडो इन टर्म्स ऑफ म्यू ए बी एंड जी वेयर ए इज विड्थ एंड बी इज द लेंथ ऑफ द विंडो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अभी ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो राइट वाली स्ट्रिंग है इसको हमने यहां से कट कर दिया। तो राइट वाली स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा, ये वाला वेट तो फ्री फॉल कर जाएगा। अब क्या होगा, जब ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड था तब तो ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। इस स्ट्रिंग को कट करने से ये एक्सेलरेट करेगा। तो देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो देखिए यहां पर जो स्ट्रिंग है इस पर मैंने मान लिया टेंशन T एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, इसका वेट W/2 है, तो ये इसका W/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, अगर इसके मास की जरूरत पड़े तो इसका मास होगा W/2g, क्योंकि आपको mg की वैल्यू गिवन है W/2। इसी तरीके से ये हमारे पास जो दूसरा वेट है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये पूरा यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो देखिए इसका वेट है W, तो अगर इसके मास की जरूरत पड़ी तो इसका मास W/g होगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है, जबकि ये जो दोनों वॉल्स आप देख रहे हैं ये रफ सरफेसेस हैं और यहाँ से फ्रिक्शन भी आएगा। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि यहाँ से फ्रिक्शन कितना आएगा, क्योंकि अभी इसकी एफबीडी में जो कांटेक्ट फोर्सेस है वो हमने अप्लाई नहीं किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होने क्या वाला है कि जैसे ही हम इसको इस तरह से रिलीज करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में डिस्कस करें, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो देखिए हम लोग जनरली जब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा या कुछ एनालिसिस करना होता है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा स्पेशल पॉइंट या एक्सिस हो जाता है जहां से स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 आता है। ठीक है, तो यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस वेट का भी टॉर्क 0 है और यहां से ही स्यूडो फोर्स भी पास करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लिखने के लिए उसको सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो यहाँ पर टेंशन का टॉर्क आएगा, और टेंशन का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये होगा आपके पास आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास आर इस तरफ है और फोर्स टेंशन का ऊपर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ, तो ये टॉर्क इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आर क्रॉस एफ टॉर्क इनवर्ड आ रहा है, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये टेंशन इसको क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगा। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर समझते हैं। जैसे ये हमारा जो विंडो है ये लूजली फिट है और आपको पता है कि यहाँ पर टेंशन T एक्ट कर रहा है, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहा हूं तो टेंशन का टॉर्क इस तरफ है। देखिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास mg का टॉर्क 0 हो गया, स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, तो फिलहाल मुझे टेंशन का ही टॉर्क दिखाई दे रहा है और ये टेंशन इसको
क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो ऐसा करने से पता है क्या होगा कि ये जो आपका विंडो है ना, ये ऐसे स्लाइटली टिल्ट होना चाहेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हालांकि क्लियरेंस बहुत कम है, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होना चाहेगा। तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो ये हमारा स्लाइटली टिल्ट हुआ है, ठीक है, बहुत स्लाइट। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो कांटेक्ट यहां पर आने वाला है और दूसरा कांटेक्ट यहां पर होने वाला है। क्योंकि ऐसे टिल्ट होना चाहेगा ना, तो ये वाला पार्ट तो फ्री हो जाएगा और इधर ये वाला पार्ट फ्री हो जाएगा। ये ऊपर वाला कॉर्नर और ये नीचे वाला कॉर्नर, ये दोनों कांटेक्ट करेंगे सपोर्ट्स के थ्रू। तो इसको जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो इन जगहों पर लगेगा, ठीक है। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स अगर मैं आपको बताऊं कैसे लगेगा, तो यहां पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन मैंने मान लिया, सपोज N1 है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, इस जगह पे लगेगा, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से N2 लगेगा। फिलहाल मैं इसको N1 N2 कह रहा हूं, बाद में हम वैल्यू की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन इधर और इधर से आने वाला है ना, बेसिकली वो यहाँ लोअर कॉर्नर और इस अपर कॉर्नर पे ही आएगा, और फिर जब ये स्लाइड करेगा तो फिर फ्रिक्शन भी यहाँ और यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये थी कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब ये स्लाइटली ऐसे टिल्ट होगा और टेंशन के टॉर्क की वजह से होगा, तो ये टिल्ट होने की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा, और फिर कांटेक्ट फोर्सेस यहाँ पर आपको शो करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक इधर एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने N1 माना है, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन N2 हो गया। और क्योंकि ये स्लाइड होके अगर नीचे आ रहा है पूरा सिस्टम, मैंने मान लिया कि ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट करा है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कुछ A0 है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। तो एज पर कंस्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतना ही ये वाला ऊपर आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ A0 होगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये जो N1 और N2 आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्टिकली जाएगा, तो यहाँ पर N1 और N2 ये दोनों बराबर होंगे, N1 इक्वल्स टू N2, इसको मैंने N मान लिया, ठीक है। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैंने इसको मान लिया कुछ कि ये नॉर्मल रिएक्शन N है और ये नॉर्मल रिएक्शन भी N है, ठीक है। N1 N2 बराबर है। अब यहाँ पर मुझे फ्रिक्शन के बारे में बात करना है, तो आपको पता है कि स्लिपिंग हो रही है और ये नीचे जाएगा, तो स्लाइड करता हुआ जाएगा, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट इज म्यू इंटू N, ठीक है। और यहाँ पे भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू इंटू N। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है ना, उसकी वजह से ये वर्टिकल टेंशन वर्टिकली रहेगा, ये बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। तो मैंने इसका एक्सीलरेशन A0 डाउनवर्ड माना है, इसका एक्सीलरेशन A0 ऊपर की तरफ माना है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो माइनस ऑफ 2 म्यू N माइनस ऑफ टेंशन T। देखिए इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, म्यू एन ऊपर की तरफ लग रहा है और ये टेंशन भी ऊपर की तरफ है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका वेट W है, तो इसका मास होगा W/g और इसका एक्सीलरेशन A0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। वो हमने विंडो के ऊपर इक्वेशन लिखा है। सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर लिख रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर। तो देखिए ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, ऊपर की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज माइनस ऑफ W/2, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मास होगा W/2g, क्योंकि वेट W/2 है,
तो इसका मास होगा W/2g इंटू इसका एक्सेलरेशन भी a0 ही है। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये a0 की वैल्यू एस्टिमेट करके बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए अभी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और a0 ये तीन अननोन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, अभी हमें एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए वो एक इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे, तो आप ये देख रहे हो ये पूरा पार्ट जब नीचे जा रहा है तो ये ट्रांसलेट होते हुए जा रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये इस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई पॉइंट या कोई एक्सिस सेलेक्ट करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये इस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। अगर हम किसी एक्सिस की बात करें या पॉइंट की बात करें तो वो भी साथ साथ नीचे जा रहा होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम। तो ऐसा करते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिस्कस करने का पर्पज ये है कि जो आपका स्यूडो फोर्स आएगा ना वो भी यहीं से पास कर जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम इस सिस्टम पे नेट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास समेशन टॉर्क इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 करें। तो देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक तो आपको पता है यहां से W का टॉर्क 0 है, ये वेट की वजह से टॉर्क है, प्लस दूसरा 0 हम लिख रहे हैं स्यूडो फोर्स की वजह से, क्योंकि यहां से अगर आप स्यूडो फोर्स देखोगे तो मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन और डायरेक्शन अपोजिट। तो स्यूडो फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा और स्यूडो फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया जाता है टॉर्क बैलेंस करने के लिए, तो वो भी यहीं से पास करेगा, तो उसका टॉर्क भी 0 है। इसके अलावा और कौन से टॉर्क हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करते हैं, तो हमारे पास एक टेंशन का टॉर्क आएगा। तो टेंशन का टॉर्क कितना है, T इंटू टेंशन का टॉर्क। तो देखिए टेंशन की आर्म कितनी होगी, तो ये टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये यहां से यहां तक जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये टेंशन की आर्म बनेगी, ठीक है। और ये कितना है, ये सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी a/2, तो T इंटू a/2 ये टेंशन का टॉर्क है, ठीक है। मैंने इसको प्लस में लिखा है, इसका मतलब मेरा टेंशन का टॉर्क है R क्रॉस F, वो इनवर्ड है, तो मैंने इनवर्ड को प्लस मानते हुए इस टॉर्क को लिख दिया, ठीक है। तो ये टेंशन का टॉर्क हुआ। इसके बाद देखिए हम इस म्यूएन और इस म्यूएन की बात करते हैं। तो देखिए यहां से इस वाले म्यूएन का टॉर्क कितना आएगा, तो दिस इज योर म्यूएन, तो हो गया फोर्स। इसकी आर्म कितनी है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसका आर्म यहां से यहां तक यही होगा, तो दिस इज ऑल्सो a/2, तो दिस इज a/2, ओके। अच्छा इसका टॉर्क किधर आएगा, तो ये R क्रॉस F आउटवर्ड आएगा, जबकि हमने इनवर्ड को प्लस माना है, तो आउटवर्ड टॉर्क ये माइनस। इसके बाद इधर वाले म्यूएन की बात करते हैं, तो इसका भी जो फोर्स है वो म्यूएन है, और इसकी आर्म अगर देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यही डिस्टेंस होगा इसका a/2, यही आर्म होगी, तो इसका टॉर्क म्यूएन इंटू a/2। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो मेरे पास देखिए सेंटर ऑफ मास से ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो R वेक्टर नीचे जाएगा और फोर्स ऊपर की तरफ है, तो R क्रॉस F ये इनवर्ड जाएगा। तो देखिए इस म्यूएन का टॉर्क आउटवर्ड है, इस म्यूएन का टॉर्क इनवर्ड है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये टॉर्क एक दूसरे से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ वाले नॉर्मल रिएक्शन N और यहाँ वाले नॉर्मल रिएक्शन N की बात करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस N का टॉर्क कितना होगा, तो N का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये हाइट N के लिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये पूरी हाइट आपको B प्रोवाइडेड है, तो ये b/2 होगा। तो इधर वाले जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका टॉर्क आएगा N इंटू b/2, ओके। डायरेक्शन देखिए N तो ये हो गया और b/2 इसकी आर्म होगी, डायरेक्शन क्या होगी, R इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो R क्रॉस F ये आउटवर्ड है, तो हमने इनवर्ड को प्लस माना है, तो ये आउटवर्ड आएगा माइनस में। इसी तरह से इस नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी ये है, और इसका आर्म सेंटर ऑफ मास से देखे तो ये b/2 बनेगा, तो इसके टॉर्क का मैग्नीट्यूड वो कितना आ रहा है, N इंटू b/2, ओके।
अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो देखिए ये फोर्स आपका राइट साइड में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और आर वेक्टर इस तरह से है, तो आर इस तरफ है, आर, और एफ राइट में है, तो आर क्रॉस एफ, ये आउटवर्ड है, तो ये वाला टॉर्क आउटवर्ड है। यहाँ पर ये वाला टॉर्क भी आउटवर्ड ही था, तो आउटवर्ड हमने नेगेटिव लिया है, तो माइनस दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे टॉर्क लिख दिए हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, mg, स्यूडो फोर्स, इन सभी का टॉर्क मिला के इन सबका वेक्टर सम 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि जो फ्रिक्शन है उसका टॉर्क देखिए वो सिस्टम पर कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ वाले फ्रिक्शन ने और यहाँ वाले फ्रिक्शन ने एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन और आ जाएगी हमारे पास, तो देखिए वो इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज योर t into a/2 minus of nb equal to 0, and this will imply t into a equals to 2nb, ओके। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन a नॉट की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। यहां से हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज योर TA अपॉन 2B, ओके। तो यहां से हम नॉर्मल रिएक्शन इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितना आएगा देखिए, द एक्सप्रेशन इज योर W माइनस ऑफ 2 म्यू इंटू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज योर TA अपॉन 2B माइनस ऑफ कैपिटल T, दैट इज इक्वल्स टू W बाई G इंटू A नॉट। ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास क्रिएट हो गया है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा W माइनस ऑफ T टाइम्स ऑफ म्यू A बाई B माइनस T, दैट इज इक्वल्स टू W बाई G इंटू A नॉट। इसको सिंप्लीफाई करने से आ रहा है मेरे पास W माइनस ऑफ T 1 प्लस म्यू A बाई B, ओके, दैट इज इक्वल्स टू W बाई G A नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसमें हमने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ऐसा करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से टेंशन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, कितनी आएगी देखिए, यहाँ से मेरे पास टेंशन आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर द वैल्यू ऑफ टेंशन T दैट इज इक्वल्स टू योर W बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज योर A नॉट बाई G प्लस 1, ओके। W बाई 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, A नॉट बाई G प्लस 1, ये टेंशन की वैल्यू है, इस टेंशन की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, W माइनस ऑफ टेंशन है आपके पास W बाई 2 इंटू A नॉट बाई G प्लस 1 इंटू 1 प्लस म्यू A बाई B, अब बस कैलकुलेशन बची है, दैट इज इक्वल्स टू W बाई G A नॉट, ठीक है। बस वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास इससे सॉल्व करने पर, तो ये आ रहा है मेरे पास W माइनस ऑफ W बाई 2, ठीक है, ये W बाई 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होके और ये इस 1 से मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास ये आ रहा है W बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू A बाई B, ओके, दैट इज इक्वल्स टू W बाई G A नॉट, इसको इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके, तो प्लस आएगा W बाई 2 इंटू A नॉट बाई G इंटू 1 प्लस म्यू A डिवाइडेड बाई B, ओके। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन एस्टिमेट होके आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा, दैट इज योर W बाई 2 एंड दिस इज योर 2 माइनस 1 माइनस ऑफ म्यू A बाई B, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से W बाई G कॉमन ले लेते हैं इंटू A नॉट, ये आएगा 1 प्लस म्यू A बाई B डिवाइडेड बाई 2, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, अब बस कैलकुलेशन बची है, तो दिस इज योर W बाई 2
into your 1 minus of mu a by b, that is equals to w by g into a नॉट। एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 2 plus 1 plus mu a by b अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ से। यहाँ w/2 से w/2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बच रहा है मेरे पास b माइनस म्यू a अपॉन b, दैट इज इक्वल्स टू a नॉट बाई g इंटू यहाँ पे बच रहा है मेरे पास, इसको एलसीएम भी ले लेते हैं तो 3b प्लस म्यू a अपॉन b, जो कैंसिल आउट होना है उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से देखिए जो विंडो है उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, that acceleration a naught equals to your b minus mu a g upon 3b plus mu a। ओके, तो ये एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या था, जो वो आपका विंडो इस तरह से टिल्ट होगा तो एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा और वहीं से फ्रिक्शन पास करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन पर बेस्ड है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है डिस्क ए ऑफ मास एंड कोलाइड्स विद द स्टेशनरी डिस्क ऑफ बी ऑफ मास 2m एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर व्हिच द टू डिस्क मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि आपके पास एक m और एक 2m मास का डिस्क है। 2m मास का डिस्क रेस्ट पर है और m मास का डिस्क इनके कॉमन नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, और इसकी स्पीड आपको u प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोलिजन के बाद इनको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। तो देखिए हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये हमारे पास m मास का डिस्क है और ये 2m मास का डिस्क है। तो जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट में है वहां पर मैंने इनका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो कॉमन नॉर्मल है यही लाइन ऑफ कोलिजन होता है। अब इस लाइन ऑफ कोलिजन से m मास का डिस्क राइट साइड में u वेलोसिटी रख रहा है और लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ ये एंगल 45 डिग्री का है। ये कंडीशन आपके पास बिफोर कोलिजन है। ठीक है, तो देखिए आफ्टर कोलिजन ये मेरा m मास है और ये 2m मास है। हमने इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट एस्टिमेट किया हुआ है, इसलिए अब इनका साइज कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है यहाँ पे। तो देखिए इनके बीच में जो कोलिजन हुआ है उसके बाद में इनकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें कोलिजन के दौरान इनके ऊपर एक इंपल्स एक्ट करेगा, जैसे इसके ऊपर पीछे की तरफ इंपल्स एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट कर रहा है। ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से है। ये एक इंपल्स एक्ट कर रहा है और ये एक इंपल्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, यानी यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके पास एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी वेलोसिटीज किस तरह से हो सकती है। तो देखिए हमारे पास एक फंडामेंटल होता है, दैट फंडामेंटल इज द इंपल्स इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। देखिए किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स का इंपल्स उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इस 2m की वेलोसिटी को एज्यूम करना है तो आपको पता है कि 2m का इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। ठीक है, तो 2m का इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो और हमें पता है कि जो इसके ऊपर इंपल्स एक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो आपको इस इंपल्स की डायरेक्शन पता है, और क्योंकि हमारा जो P फाइनल है वो इंपल्स के इक्वल होगा, इसके ऊपर एक ही इंपल्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिधर इस पर इंपल्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो ये जो मेरा 2m मास है वो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, मैंने मान लिया v2। ठीक है, और ये कंफर्म है कि इसकी डायरेक्शन इसके अलोंग ही होगी। ठीक है, सिर्फ अब इसका जो वैल्यू है वो अननोन है, डायरेक्शन तो फिक्स है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट करेगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है, अब मुझे इसके वेलोसिटी के बारे में सोचना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
आपको क्या कहा गया है कि आफ्टर कोलिजन इन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो देखिए ये जा रहा है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ v1 है, ये m मास वाले की वेलोसिटी और ये 2m वाले की वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 मान लिया और ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। तो सबसे पहली चीज ये कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ये इंटरनल फोर्स है। तो जब किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसका मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अप्लाई करें तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन, तो देखिए लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, तो ऐसा करते हैं पहले जो ये है इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देते हैं हम। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज u cos 45, दैट इज u by √2, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज आल्सो u by √2 क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो दैट इज m into u by √2 प्लस जो दूसरा वाला डिस्क है वो रेस्ट पर है। तो इनिशियल कंडीशन आ गई एंड द फाइनल कंडीशन। तो फाइनली आप देखिए जो ये मेरा पहला वाला डिस्क है इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम 0 है। प्लस ये जो मेरे पास 2m है इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग v2 है, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में 2m v2 हो गया। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हम यहाँ से v2 एस्टिमेट कर सकते हैं और ये v2 हमारे पास आ रहा है u by 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास v2 आ गया। अच्छा हमारे पास अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन और है यहाँ पे, वो है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन जो हमारा m मास है उसका मोमेंटम है m into u by √2 प्लस 2m का है 0 क्योंकि 2m तो रेस्ट पर ही है। फाइनली मैंने m मास का वेलोसिटी इधर v1 माना हुआ है, तो इसका मोमेंटम आएगा m into v1 और जो 2m है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी रख रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होगा, तो इसका मोमेंटम 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो v1 आ रहा है that v1 equals to your u divided by √2। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें v1 की रिक्वायरमेंट नहीं है बट मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये v1 स्टूडेंट्स आप इस पार्ट को डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप इस तरह से देखो कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन के ही इंपल्स इन दोनों पे इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इंपल्स लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही अप्लाई हो रहा है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली ये जो परपेंडिकुलर में u by √2 वेलोसिटी ना वो यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखाते हुए लिखा है, ठीक है, बट आप इसको डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते थे। तो मेरे पास देखिए v2 आ चुका है, v1 आ चुका है। अब मुझे क्या एस्टिमेट करके बताना है, मुझे बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज velocity of separation along line of collision upon velocity of approach along line of collision, ठीक है। तो coefficient of restitution की वैल्यू कितनी आएगी, तो मेरे पास E equals to velocity of separation। velocity of separation देखिए सेपरेशन कोलिजन के बाद होता है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी तो 0 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये डायरेक्टली v2 है।
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पर आपका जो बड़ा वाला डिस्क है वो रेस्ट पर है और ये जो डिस्क है ये अप्रोच कर रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना है, दैट इज u/√2। तो ये इसी u/√2 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो ये आपके पास u/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E आएगा। हमारे पास V2 कितना है, V2 है u/2√2 अपॉन u/√2, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ रहा है, दैट इज 1/2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है हमारे पास एक 1 किलोग्राम और एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक एक स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ की कंडीशन में है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको प्रोवाइडेड है 200 न्यूटन पर मीटर और जिस ग्राउंड पे ये रखे हैं ये ग्राउंड रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है 1/4। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है और स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ की कंडीशन में है। तो हमने 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एक शार्प स्ट्रक दिया और उसके थ्रू हमने उसको एक जे इंपल्स प्रोवाइड किया। तो क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जे इफ द हैवियर ब्लॉक इज टू मूव एट ऑल। हमें जे की मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि जस्ट हमारा जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ना वो जस्ट मूव कर सके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है हमारे पास। तो देखिए इनिशियली ये हमारे पास सेटअप प्रोवाइडेड है और यहाँ पर हमने इसको एक जे इंपल्स प्रोवाइड किया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर और ग्राउंड रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/4 है। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जब हम इसको जे इंपल्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको जे इंपल्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है N, ये इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा। मैंने m को 1 किलोग्राम कह दिया, तो ये 2m हमारा 2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल m जो है वो 1 किलोग्राम रहेगा एज पर कैलकुलेशन। तो n और mg तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ से एक j इंपल्स प्रोवाइड किया है। तो देखिए ये j इंपल्स हमने हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड किया है, इसलिए n हमारा mg के इक्वल है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना ये नॉन इंपल्सिव इन नेचर है। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से कुछ हिट करते तो ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव आता, लेकिन यहाँ पर जो ये नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हैं वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है और इस सिचुएशन में स्प्रिंग हमारी रिलैक्स्ड है, तो इस वजह से इस इंस्टेंट पर यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आप जे इंपल्स प्रोवाइड करेंगे तो एक तो इसके ऊपर ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा और वो फ्रिक्शन फोर्स होगा μn के बराबर, क्योंकि अगर ये स्लाइड होना चाहता है इस इंपल्स की वजह से तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है और इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि जस्ट आफ्टर स्ट्रक इसने कोई वेलोसिटी एक्वायर की है तो वो वेलोसिटी कितनी होगी। जहां पर आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव नेचर का होगा अगर यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी 0 है और ये जो हमने स्ट्रक किया है ये सारा इवेंट हमारा dt टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमें पता है न्यूटन्स लॉ से कि समेशन F अप्लाइड किसके इक्वल होता है, dp/dt के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उस पर लगने वाले नेट फोर्स के इक्वल होता है। तो यहां से समेशन F dt इक्वल्स टू dp वेक्टर होता है, ठीक है। अगर जिन फोर्सेस का F dt लार्ज हो उन्हें हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उन इंपल्सिव फोर्स का F dt डेफिनेटली लार्ज है, तो वो यहाँ पे जो dp आप देख रहे हैं ये डेल्टा p के इक्वल होंगे, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में भी ये फोर्स लार्ज मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, यानी जिनका F dt सिग्निफिकेंट हो dt टाइम इंटरवल में भी तो वो इंपल्सिव फोर्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए ये जो J लगेगा ये इंपल्सिव फोर्स है, ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन लेकिन नॉन इंपल्सिव है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 है तो dt टाइम में उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही रहेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं भी होता तो भी dt टाइम के लिए हम स्प्रिंग फोर्स
का इम्पल्स नेग्लेक्ट कर देते। तो देखिए यहाँ जो आप समेशन एफ dt देख रहे हैं वो dp के इक्वल है। तो इसको अगर मैं इस तरह से ब्रेक करूं कि मान लीजिए इस पे कुछ फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर dt इक्वल्स टू dp वेक्टर। ठीक है, हम लोग अभी स्मॉल इंटरवल के लिए बात करें। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास इनमें से कुछ फोर्स ऐसे हों जो इंपल्सिव हो, तो जैसे मैंने लिखा इसको F1 dt प्लस F2 dt प्लस F3 dt दैट इज इक्वल्स टू dp वेक्टर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों नॉन इंपल्सिव है, तो नॉन इंपल्सिव को आप क्या कर सकते हैं, नॉन इंपल्सिव को आप dt टाइम के लिए, याद रखिएगा dt टाइम के लिए, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के इंपल्स को, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इंपल्सिव है तो ये नेग्लेक्ट नहीं होगा और इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए हम इसको P फाइनल माइनस P इनिशियल लिख रहे हैं। हालांकि है ये dp, लेकिन क्योंकि ये चीज बहुत लार्ज है इस वजह से ये भी लार्ज हो जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो चेंज इन मोमेंटम लार्ज आ सकता है, और अगर कोई नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल mg को तो बैलेंस कर रहा है, तो वर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में यहाँ से स्प्रिंग फोर्स आ सकता है और यहाँ से हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है। तो फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नॉन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव होगा, तो उसका इंपल्स नेग्लेक्ट होगा। और यहाँ पे डेफिनेटली dt टाइम के लिए तो हम इस स्प्रिंग फोर्स को जीरो कह सकते हैं। अगर ये जीरो नहीं भी होता तो भी हम इसके इंपल्स को यहाँ नेग्लेक्ट कर देते। तो देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर इक्वेशन लिख रहे हैं सिंपल वे में। वो इक्वेशन क्या है, दैट इंपल्स इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो देखिए यहां पर ये जो ब्लॉक है, जस्ट आफ्टर मैंने मान लिया कि इसने कुछ v0 वेलोसिटी एक्वायर कर ली और जस्ट इनिशियली ये रेस्ट पर था। ठीक है, तो इस पे इंपल्स जो लग रहे हैं उसमें आप देख रहे हो सिर्फ ये J है, स्प्रिंग फोर्स वैसे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन होता भी तो भी उसका इंपल्स नेग्लेक्ट करते हैं हम dt टाइम के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स का इंपल्स भी हम dt टाइम के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना इंपल्स लग रहा है, J, दैट इज इक्वल टू P फाइनल, P फाइनल इज m into v0 minus 0, that is equals to v0 equals to j by m। देखने में ये बहुत इजी लगता है कि बहुत आराम से लिख दिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत टेक्निक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिंट किया है अगर यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड भी होती तो भी इस हीटिंग के लिए dt टाइम के लिए आप यहाँ पर इस स्प्रिंग फोर्स का इंपल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लार्ज टाइम के लिए नहीं, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, तो देखिए जस्ट आफ्टर स्ट्रक इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की ये हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस इवेंट के बाद क्या होगा, देखिए हमारे पास हमने इसको स्ट्रक करके इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी J by M। ठीक है, अब ये वेलोसिटी से अंदर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके ऊपर यहां पर, क्योंकि आप देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास n इक्वल्स टू mg होगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज योर म्यू n। ठीक है, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जब ये और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे ये अंदर कंप्रेस होता जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, यानी यहां से इस पर स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस 2m ब्लॉक को मूव कराना चाहेगा। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर आपको पता है कि म्यू है, और अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन को n1 बोलते हैं और इसका वेट 2mg है, तो हमारा n1 किसके इक्वल है,
2mg के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस ब्लॉक को मूव कराना चाहेगा, तो यहाँ का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिसाइड करेगा कि ये यहाँ पे स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू n1 के इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 2mg। ओके, तो इस ब्लॉक को अगर जस्ट मूव करना है तो मैंने मान लिया कि सपोज स्प्रिंग का कंप्रेशन कुछ x0 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर्स कितना बनेगा, kx0। और अगर हमारा kx0 जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो उससे थोड़ा सा और अंदर जाते ही, मतलब थोड़ा सा और कंप्रेशन आते ही ये स्लाइड कर जाएगा। तो जस्ट लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि kx0 आपके पास म्यू इंटू 2mg के अगर इक्वल हो तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो दैट इज योर 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय k। ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि इस स्प्रिंग में कितना मिनिमम कंप्रेशन होना चाहिए ताकि ये मूव कर जाए। इससे ज्यादा कंप्रेशन पे मूव करेगा लेकिन इससे कम कंप्रेशन पे मूव नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रहा है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप देखिए इसके पास जो वेलोसिटी है ये अपनी वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करता जाएगा और आगे ट्रेवल करता जाएगा और आगे ट्रेवल करता जाएगा। तो जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक ये ट्रेवल करता जाएगा। तो अगर ये वेलोसिटी जीरो करने के लिए अगर ये x0 मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ले लेता है तो ये मूव कर सकता है। तो कम से कम इस ब्लॉक को x0 अंदर जाना होगा। अगर ये x0 से कम अंदर गया तो हम इस ब्लॉक को मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसके करस्पॉन्डिंग इस ब्लॉक को कम से कम x0 डिस्प्लेसमेंट अंदर जाके ही रुकना होगा। तो देखिए जब ये यहां से यहां अंदर जाके रुकेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक इस इनिशियल कंडीशन से कुछ यहां पर जाके मोमेंटरली रेस्ट पर आता है। और इतनी सिचुएशन के लिए उसने कितना कंप्रेशन लिया, x0 डिस्प्लेसमेंट लिया और x0 ही कंप्रेशन आया है हमारा स्प्रिंग के अंदर, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जस्ट मूविंग कंडीशन पे आ जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक की अगर हम मोशन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो बैलेंस कर रहे हैं, इनका वर्क डन भी जीरो ही है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी जीरो है और mg का वर्क डन भी जीरो है। तो अगर हम इस ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ये चार फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ओके, तो इसको कितना कंप्रेशन लेना है, मिनिमम इतना कंप्रेशन लेना है। तो देखिए जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो 1 by 1 हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है नॉर्मल परपेंडिकुलर में। इसी तरह से mg का वर्क डन भी जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में है, mg वर्टिकल में है। अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखा जाता है हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल। तो इनिशियली ये रिलैक्स्ड है तो x इनिशियल तो है जीरो, x फाइनल कितना कंप्रेशन लेना है इसको, x0। तो ये हमारा स्प्रिंग का वर्क डन है प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड में और डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड में। कितना डिस्प्लेसमेंट है, x0। तो अगर हम फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो फोर्स लेफ्ट में है और फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में x0 डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, दैट इज योर माइनस ऑफ fk इनटू x0। ये वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर। v नॉट आपको पता है कितना है, दैट इज j/m। तो देखिए हमारे पास स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो है माइनस ऑफ हाफ k x0 स्क्वायर। x0 कितना है हमारे पास, 2 म्यू mg/k का होल स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद माइनस ऑफ आपका जो एफ के है वो एफ के है म्यू एम जी, म्यू एन के इक्वल है और एन एम जी के इक्वल है, और एक्स नॉट आपके पास है 2 म्यू एम जी बाई के, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वी नॉट की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, तो देखिए ये कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज योर 2 म्यू एम जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस 2 म्यू एम जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरे पास 4 2 8 म्यू जी होल स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई के, ओके, दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो देखिए मेरे पास यहां से वी नॉट कितना आ रहा है, दैट वैल्यू ऑफ वी नॉट दैट इज इक्वल टू योर अंडर रूट 8 एम बाई के टाइम्स म्यू जी, ठीक है। इतनी वेलोसिटी हमें चाहिए, और आपको पता है ये वी नॉट किसके इक्वल हमने देखा था, वी नॉट हमारा जे बाई एम के इक्वल है। तो अगर ये वी नॉट की मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ से जे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसको मिनिमम कितना कंप्रेशन दिया है एक्स नॉट। अगर इससे ज्यादा कंप्रेशन देना चाहेंगे तो वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम वेलोसिटी देंगे या इससे कम जे प्रोवाइड करेंगे तो ये सिचुएशन हमारे पास अचीव नहीं होगी। तो देखिए आपके पास जे की मिनिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज एम टाइम्स ऑफ रूट ओवर 8 m by k इंटू म्यू जी, ओके। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, तो ये हमारे पास जे की मिनिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू मास 1 किलोग्राम है, अंडर रूट 8 इंटू 1, के आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर, म्यू आपको प्रोवाइडेड है 1/4 और जी की वैल्यू है 10, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से मेरे पास जे की मिनिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज योर 1/25 1/5 एंड दैट इज 10 over 4 into 5. The value of J is 1/2 Newton into second. Okay. Next problem. Question number 34. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है a thin uniform rod of mass small m and length L is kept on a smooth horizontal surface. मतलब ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, such that it can move freely, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है, यानी इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है where should a particle of mass m strike on the rod such that the point A at a distance L/3 from the end of the rod is instantaneously at rest just after the elastic collision, ठीक है। आगे लिखा हुआ है find x। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक रॉड है, ये पूरा सिस्टम आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पर जो इसका सेंटर है ना, इसके सेंटर से x डिस्टेंस नीचे एक पार्टिकल को हिट करवाया और ये पार्टिकल इससे इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर एक पॉइंट A है जो ऊपर वाले एंड से L/3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की वेलोसिटी 0 होने के लिए आपको ये किस x पर हिट करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कोलिजन इलास्टिक प्रोवाइडेड है, हालांकि अभी आप देखेंगे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कोलिजन किस टाइप का है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब ये इससे हिट करेगा तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं ये रॉड इस तरह से है और ये पार्टिकल आपका इस तरह से कनेक्ट होगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगा और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनने का मतलब है कि इसी के अलोंग फोर्स लगेगा। तो देखिए यहां से एक इंपल्सिव फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, उसी तरह से इसके ऊपर भी n पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा ये ड्यूरेशन बहुत कम होगा,
dt टाइम में ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये हिट हो रहा है ये इंपल्सिव नेचर का फोर्स है और मैंने मान लिया कि इसका इंपल्स n इंटू dt है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली रॉड के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे a पॉइंट की वेलोसिटी जीरो करनी है। तो सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है, जिसे हमें पता है समेशन F एक्सटर्नल ये किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ACM के इक्वल होता है। तो ये जो एक्सटर्नल इंपल्स आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो जस्ट आफ्टर हिट इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं। जैसे ये रॉड हमारा फाइनल कंडीशन में है और मैंने मान लिया कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है उसने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की v, ओके, और मैंने मान लिया कि इस रॉड ने कुछ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की ओमेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक जो कंडीशन आई है उसमें ये इंपल्स रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, हमें पता है ना समेशन F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू dVCM ओवर dt। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें समेशन F एक्सटर्नल dt इक्वल्स टू m dVCM वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे देखिए कि अगर dt टाइम में अगर फोर्स इंपल्सिव नेचर का हो तो उसका इंपल्स जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू का होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में भी सिग्निफिकेंट चेंज करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इस सिस्टम के लिए कि इधर जो लिखा हुआ है वो इंपल्स है एंड दैट इज इक्वल्स टू m इंटू v फाइनल ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ v इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब हम क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व किया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स होगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज लाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ही इंपल्स एक्ट कर रहा है एनडीटी इस डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में माना है, जिधर इंपल्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने फाइनल वेलोसिटी माना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जिधर इंपल्स लगेगा फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की उधर ही आएगी। इंडिकेट भी करते चलते हैं, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो नेट फोर्स का इंपल्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आएगी, इसीलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में एज्यूम किया। तो देखिए इस डायरेक्शन में कितना इंपल्स है इसके ऊपर, ndt, ओके, दिस ndt इक्वल्स टू m इंटू v, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है वो आ जाती है, दैट इज योर ndt अपॉन m। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब मुझे क्या पता करना है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका रॉड है, अगर आप रॉड के किसी भी एक्सिस के अबाउट जाएं तो आपको दिख रहा है एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और अगर आप किसी भी जनरल एक्सिस पे चले जाएंगे तो अगर वो एक्सेलरेटेड एक्सिस होगा तो वहां से स्यूडो फोर्स का इंपल्स भी आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो स्यूडो फोर्स है उसका टॉर्क जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें सबसे पहले, तो किसी रिजिड बॉडी सिस्टम पर समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम इसमें dt लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें इनटू dt, दैट इज इक्वल्स टू dl वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये एंगुलर इंपल्स हो जाएगा और ये जो एंगुलर इंपल्स है ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लाएगा। तो अगर हम ये कहें कि नॉन इंपल्सिव फोर्स हो तो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के लिए तो ये नेग्लिजिबल होगा, तो dt टाइम में नॉन इंपल्सिव फोर्स कोई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन
अगर हम ये बात करें कि हमारे पास इंपल्सिव फोर्सेज है, तो इंपल्सिव फोर्सेज dt टाइम में उनका एंगुलर इंपल्स नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो उनकी वजह से ये dl जो आप देख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट आएगा। तो इसको हम L फाइनल माइनस L इनिशियल लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लार्ज चेंज दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा इंपल्सिव नेचर का एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स है। तो देखिए ये आप जिस भी एक्सिस से या जिस भी पॉइंट से अप्लाई करेंगे, तो यहां मैं सेंटर ऑफ मास एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से dt इंटरवल ऑफ टाइम में भी यहां पर स्यूडो फोर्स है, तो स्यूडो फोर्स का भी इंपल्स आएगा। तो इस वजह से हम यहां पर सेंटर ऑफ मास एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, मैंने आपको बता दिया है वो एक्सिस इस तरीके का है जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाने पर क्या फायदा होगा कि ये जो एक्सटर्नल टॉर्क आप देख रहे हैं, इसमें हमें जो स्यूडो फोर्स इंक्लूड करना चाहिए टॉर्क लिखने के लिए, तो वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर जाएगा, तो उसका टॉर्क 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस हम ये इक्वेशन अप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पर कितना इंपल्स एक्ट कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हैं टॉर्क ये यहां से x डिस्टेंस पर है, तो n इंटू एक्स इसका टॉर्क होगा, n इंटू एक्स, ठीक है, इंटू dt। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल इंपल्स आएगा n dt इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अबाउट द शोन एक्सिस ये आपका प्योर रोटेशन में है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम वो होगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। आप समझ सकते हो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12 होगा, तो ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ये तो हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम फाइनल, माइनस इनिशियली ये रेस्ट पे था। तो देखिए हम यहां से सॉल्व करके इसका ओमेगा एस्टिमेट करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास इसका ओमेगा आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 12 n dtx अपॉन m l स्क्वायर। ओके, तो हिट करने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आ चुकी है आपके पास और इसका ओमेगा भी आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो टॉप पॉइंट है ना उससे L/3 नीचे एक पॉइंट A है, इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी 0 आने की क्या कंडीशन है, तो हम इसकी वेलोसिटी एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए ये जो मेरे पास रॉड है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारे पास राइट डायरेक्शन में है v, और इसने एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड की है ओमेगा, ठीक है। और हमें टॉप से किस पॉइंट के बारे में बात करना है, जो टॉप से L/3 डिस्टेंस नीचे हो। तो पहले ये देखिए कि ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर होगा, तो अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होगा L/2 माइनस ऑफ L/3, तो दिस इज योर L/6। अब आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में 0 करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट आपको ओमेगा पता है, तो इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी एज पर सर्कुलर मोशन, आप समझ सकते हो यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी, कितनी होगी, ओमेगा इंटू L/6। लेकिन ये किसके फ्रेम में है, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पता चल गया एज पर सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में, ओमेगा L/6, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसा करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए। तो अगर आपको ए पॉइंट की वेलोसिटी एस्टिमेट करनी है तो आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी तो ये है ओमेगा L/6, इसमें आप किसकी वेलोसिटी ऐड करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने पर इसका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, तो इससे मेरे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही प्रोवाइड करेगा नेट वेलोसिटी, और हमें इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 चाहिए, तो इसका मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा L/6।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v हमने एस्टिमेट किया है कितना, n dt अपॉन m दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा l/6। ओमेगा कितना है 12 n dt x अपॉन ml स्क्वायर इंटू l/6। ओके, और यहां से आपके पास x की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू योर l/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 200 मीटर्स पर सेकंड 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 1 किलोमीटर ऊपर एक एयरक्राफ्ट जो है वो 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। एट द मोमेंट शोन अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड द कैनन गन बिलो फायर्स अ शेल विद इनिशियल स्पीड 200 मीटर्स पर सेकंड एट सम एंगल थीटा। तो देखिए उसी समय पर एक हमने कैनन गन से एक शेल को फायर किया सेम स्पीड से, और जो इसकी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा पे है। ठीक है। तो आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल द प्रोजेक्टाइल शेल डिस्ट्रॉय द बॉम्ब इन मिड एयर। तो ये थीटा कितना होना चाहिए ताकि ये शेल जो है ये बॉम्ब को मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर दे। पहला पार्ट तो ये है। और सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 53 डिग्री, मतलब इस एंगल को उन्होंने 53 डिग्री कर दिया है। और अब बताना है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्ब एंड द शेल एज दे फ्लाई पास्ट ईच अदर। और ये बताना है कि अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बॉम्ब यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है। रिलीज होने का मतलब जो ये बॉम्ब है ना, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट वो 0 होनी चाहिए। जैसे एयरक्राफ्ट जा रहा है तो यहाँ से बॉम्ब को जस्ट रिलीज करेंगे तो इस टाइम पर क्या होगा, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी और बॉम्ब की वेलोसिटी सेम होगी। तो जैसे ही यहाँ पर आप इस बॉम्ब को रिलीज कर दोगे इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी राइट साइड में होगी दैट इज 200 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्या होगा, यहां से आपने शेल भी फायर कर दिया है तो दोनों के दोनों अंडर ग्रेविटी मोशन करेंगे। तो ये जो आपका शेल है ये यहां से उड़ेगा और ये बॉम्ब यहां से चलेगा तो दोनों अंडर ग्रेविटी मोशन करेंगे। इसका एक्सीलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड जी है और इसका एक्सीलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड जी ही होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये बात करें कि अगर हम शेल के रेस्पेक्ट में बॉम्ब की या बॉम्ब के रेस्पेक्ट में शेल के मोशन को एनालाइज करें तो आप देख सकते हो कि इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। क्योंकि एक्सीलरेशन अगर हम बॉम्ब की बात करें तो वो भी जी वेक्टर है और एक्सेलरेशन ऑफ अगर हम शेल की बात करें तो वो भी जी वेक्टर है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू बॉम्ब एस्टिमेट करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से 0 आएगा। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि अगर हम बॉम्ब के रिस्पेक्ट में शेल का मोशन देखें तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि ये मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से परफॉर्म होगा, मतलब कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से। इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो इन जो मोशन है ना रिलेटिव मोशन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से परफॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ बॉम्ब के रेस्पेक्ट में शेल का मोशन एनालाइज करने के लिए। ठीक है। हम यहाँ पर शेल को एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉम्ब। ठीक है। तो इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो 0 आ ही चुका है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर आप हाइट देखिए तो यहाँ पर जो मेरा बॉम्ब है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की हाइट पर है। ठीक है। और जो शेल है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से √3 किलोमीटर आगे है। ठीक है। और यहां से हमने शेल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है 200 मीटर्स पर सेकंड से। तो देखिए अगर आपको वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू बॉम्ब चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब, यानी शेल की वेलोसिटी में से बॉम्ब की वेलोसिटी को माइनस कर दें। तो देखिए बॉम्ब की अगर हम ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी देखें तो वो राइट साइड में है। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉम्ब अगर हम जाते हैं तो बॉम्ब की वेलोसिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है।
तो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब हम उसको रिवर्स करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो दिस इज योर ऑल्सो 200 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने थीटा एंगल पे। तो एक बात बताइए, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो 100% है कि अगर ये शेल इस बॉम्ब को हिट करे, इसका मतलब है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द बॉम्ब होनी चाहिए। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, शेल और बॉम्ब की लाइन ज्वाइनिंग, यहां पर जो शेल की रिलेटिव वेलोसिटी है वो बॉम्ब के रेस्पेक्ट में वो इसी लाइन के अलोंग आनी चाहिए। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ये बात समझते हो कि यहाँ पर जो दोनों वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में तो आना ही चाहिए ताकि वो सीधा बॉम्ब को हिट करे। और आपको पता है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए। ओके, तो अगर b के रेस्पेक्ट में s का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये डेफिनेटली इसको हिट कर जाएगा। और हिट करने के लिए आप देख सकते हो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हाइट आपको पता है, ये आपको डिस्टेंस पता है, तो ये एंगल आपके पास θ/2 आ चुका है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ/2? tan θ/2 that is equals to perpendicular 1/√3। ये आपके पास √3 है। यहां से θ/2 कितना आएगा? that θ/2 equals to 30 degree and this will imply the value of theta is your 60 degree। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहा हुआ है कि हमने किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया ताकि ये बॉम्ब जो है और शेल ये आपस में टकरा के शेल बॉम्ब को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो हमने इस क्वेश्चन को रिलेटिव से सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, आपको बताना है कि अगर ये थीटा आपका 53 डिग्री हो तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, ये मेरे पास ग्राउंड पे ये शेल है और ये हमारे पास बॉम्ब है और हमने इस बार इसको प्रोजेक्ट किया है एंगल थीटा एंड दिस थीटा इज योर एंगल थीटा एंड दिस थीटा इज योर 53 डिग्री। ओके, तो अगर हम इसी रिलेटिव मोशन की बात करें तो कन्वर्जन तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। इधर इसकी वेलोसिटी 200 मीटर्स पर सेकेंड और रिलेटिव वेलोसिटी जब आपने एस्टिमेट की है तो बॉम्ब की वेलोसिटी को रिवर्स करके आप ऐड कर देंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगी। दिस इज ऑल्सो 200 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से जो रिलेटिव मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो हम इन दोनों का अगर वेक्टर सम करेंगे, मुझे पता है इन दोनों का वेक्टर सम करने पे ये मैंने पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया है, तो इन दोनों का वेक्टर सम इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आ रहा है, तो ये एंगल θ/2 और ये भी θ/2। तो हमारा जो शेल है वो बॉम्ब के रेस्पेक्ट में इस तरह से मूव करेगा इस व्हाइट लाइन के अलोंग और वो सीधा स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करते हुए ऐसे चला जाएगा। तो आपको बताना है कि बॉम्ब और शेल के बीच में कितना मिनिमम सेपरेशन होगा। तो देखिए यहां से अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन है उसमें ये वाली हाइट आपको पता है। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल आपका 1 किलोमीटर है। ओके, तो अगर ये एंगल θ/2 देखें और अगर हम इस हाइट को थोड़ी देर के लिए y बोल देते हैं तो हमारे पास tan θ/2 किसके इक्वल होगा? ये वाला tan θ/2 दैट इज योर y अपॉन √3। that will give you the value of y is your √3 tan θ/2। तो मेरे पास ये y आ गया, ये y आ गया कितना? दैट इज √3 tan θ/2।
तो ये वाली हाइट कितनी है यहां से यहां तक के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस आएगी मेरे पास, ये डिस्टेंस होगी 1 किलोमीटर टोटल है ना, तो दैट इज 1 माइनस √3 tan थीटा बाई 2। ओके, वो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, जो ये ऐसे पार करेगा तो यहां तक की। थोड़ी देर के लिए मैं इस डिस्टेंस को d बोल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना है, तो यहां से हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरह से। तो अगर ये d है, ओके, तो मिनिमम सेपरेशन ये है जो मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको मैं लिख रहा हूं दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। तो S मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, S मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है। और अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये सामने वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये 90 होगा। तो ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल आएगा थीटा अपॉन 2, इस तरह से है ये। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, ये वाला, और ये वाला एंगल थीटा बाई 2। ओके, ये हमारा d है और ये हमारा S मिनिमम है। d कितना हमने एस्टिमेट किया है, दैट इज 1 माइनस √3 tan थीटा बाई 2। तो देखिए S मिनिमम कितना आएगा, तो मेरे पास S मिनिमम की वैल्यू आएगी d cos ऑफ थीटा बाई 2। ये d है, d का cos कंपोनेंट d cos थीटा बाई 2 S मिनिमम आ जाएगा मेरे पास। d की वैल्यू कितनी है देखिए, तो d आपको कितना कैलकुलेट हुआ, 1 माइनस √3 टाइम्स tan थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास S मिनिमम आएगा दैट इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 माइनस ऑफ √3 sin थीटा बाई 2। अब आप सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 की वैल्यू आपको रखनी है, जबकि आपको पता है थीटा हाउ मच 53 डिग्री आपको प्रोवाइडेड है। तो देखिए यहां से क्या आएगा मेरे पास S मिनिमम की, तो मैं इनको डबल एंगल्स में चेंज कर दे रहा हूं। मेरे पास S मिनिमम है दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा √1 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस ऑफ √3 √1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, डबल एंगल में चेंज कर दिया। एंगल आपका 53 डिग्री है, तो आपको पता है cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है हमारे पास 3/5। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं और S मिनिमम आ जाएगा यहाँ से, दैट इज योर √ ऑफ 1 प्लस 3/5 अपॉन 2 माइनस ऑफ √3 √1 माइनस 3/5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल वे में, हमारा आंसर आ रहा है दैट S मिनिमम दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 8/5/2 दैट इज 4/5 दैट इज 2/√5 माइनस ऑफ, ये आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल √3/√5। तो ये आपके पास S मिनिमम आ गया। This is the minimum separation between bomb and shell, that is 2 minus √3 upon √5 किलोमीटर। यही इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।